हाँ तो प्यारे भाइयों बहनों, 10 तारीख से एसएससी जीडी के लिए एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ये एग्जाम अगले 1 महीने तक चलेंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कुछ अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन उन्हीं निर्देशों को लेकर चर्चा करने वाले, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और जो बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं। तो अब ऐसी कोई गलती ना हो, इसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। शुरुआत करते हैं कि क्या क्या निर्देश अभ्यर्थियों के लिए रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है। एक आईडी कार्ड, आईडी में चाहे आप आधार कार्ड लेकर जाइए, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे पासपोर्ट, चाहे वोटर कार्ड, चाहे पैन कार्ड, साधारण शब्दों में कहें जिस पर आपकी फोटो अंकित हो, और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं। ध्यान रखें कि जो आपने फॉर्म भरने में आप डेट ऑफ बर्थ है उस दस्तावेज में ही वही होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई अलग अलग दस्तावेजों में गलत भी मिल जाती है, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको साथ में लेकर जानी है, वो एक फोटो भी साथ में लेकर जानी है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय में निर्धारित समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पहुंचे। तो अभ्यर्थियों को अपने समय पर ही पहुंचना है। हालांकि समय तो बहुत कीमती है, आजकल कौन पहले पहुंचेगा या बाद में पहुंचेगा, ये तो सामान्य सी बात है। सभी अभ्यर्थी समय से पहले या समय पर ही पहुंचेंगे। अभ्यर्थी ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश समय के बाद गेटों को हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, जो रिपोर्टिंग टाइम होता है उसके कुछ समय बाद उसमें लिखा होता है कि मान लीजिए आपका ये गेट बंद होने का समय है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। स्पष्ट शब्दों में कह रखा है भाई, फिर वो रिक्वेस्ट भी नहीं सुनते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी के दौरान अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय सदैव निम्नलिखित अपने साथ लाएं। एक तो प्रवेश पत्र आपको साथ लेकर जाना है, पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो, 2 फोटो साथ में लेकर जानी है, 3 बाई 3.5 सेंटीमीटर की। स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप से कम 1 फोटो युक्त वैध पहचान प्रमाण पत्र। तो स्पष्ट रूप से जहां आपकी फोटो दिखे ऐसा आपको कोई भी आईडी कार्ड साथ में लेकर जाना है। उदाहरण के लिए जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इसकी ई आधार प्रति भी चल जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र, वो जो आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी की हो चाहे पुलिस की, उसका आईडी कार्ड होता है, वो आप साथ में लेकर जा सकते हैं। विश्वविद्यालय या कॉलेज स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति पुस्तक, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र। तो आपको कोई इनमें से एक लेकर जाना है, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ लेकर जाएं, कोई भी एक प्रमाण पत्र जो आपका वैलिड हो। यदि फोटो पहचान पत्र पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं है तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज ले जाना होगा। मैंने शुरुआत में ही बात करी है कि मान लीजिए अगर आपके उस डॉक्यूमेंट्स पर पूरी फोटो या जन्मतिथि साफ नहीं है तो आपको कुछ उसका वैकल्पिक आईडी भी आपको साथ लेकर जानी होगी। इसके अलावा देखिए, फेस मास्क अनिवार्य रहेगा, आपको मास्क लेकर जाना है। हैंड सैनिटाइजर छोटी बोतल, पारदर्शी पानी की बोतल। वैसे तो सर्दियों में पानी कौन ही पीता है, क्योंकि पानी पीने के बाद फिर नई समस्या एक अलग पैदा होने लगती है सर्दियों में। फिर भी अगर आपको ज्यादा प्यास लगती है, उस पानी की बोतल आप लेकर जाते हैं, ध्यान रखें पारदर्शी पानी की बोतल होनी चाहिए। ये जो होती है ना मिल्टन वगैरह की, जो गर्म को गर्म रखती है, ठंडे को ठंडा रखती है, ऐसी बोतल नहीं चलेंगी भाई, जिनमें आर के पार दिख जाए वो पारदर्शी बोतल है। प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ दिया गया कोविड-19 स्व घोषणा का प्रिंट आउट। तो प्रवेश पत्र के नीचे एक और पेज निकलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं, स्व घोषणा पत्र, उसको भी आपको साथ लेकर जाना है, फॉर्म को भरना होगा। परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय से परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ देता है तो उसे परीक्षा लैब में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो देखिए, अब आपकी जब एंट्री हो जाती है, बायोमेट्रिक हो जाता है, उसके बाद जब आपका एग्जाम सबमिट हो जाए, सभी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद ही आप लैब छोड़ सकते हैं। बीच में आप लैब नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आप मान लीजिए बिना बताए बाहर निकल जाते हैं लैब के, तो ऐसे में आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ें तो देखें कि अभ्यर्थियों को प्रवेश
प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा बैठने की अनुमति होगी। तो जो एग्जाम सेंटर आपको दिया गया है आप वहीं बैठ सकते हैं। जैसे नहीं तो आप ये कह दें कि भाई साहब मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो इन कॉलेज वालों से बोलता भी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ जाऊँगा या उस शहर में नहीं जाऊँगा। तो ऐसा कुछ भी बहाना नहीं चलेगा, जो आपको सेंटर मिला है आपको वहीं पर जाना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे परीक्षा की तारीख को समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच सकें। जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम सेंटर दूर है, जैसे मान लीजिए मैं दतिया में हूं, मेरा एग्जाम सेंटर भोपाल में है या इंदौर में है, ग्वालियर में है, तो सलाह यह दी जाती है कि आप एक दिन पहले वहां पहुंच जाए ताकि अगले दिन अगर मान लीजिए सुबह से पेपर है तो आप उसके समय पर पहुंच पाए, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। हालांकि ये तो माने ना माने आपकी श्रद्धा है, आप तो कभी भी घर से निकल सकते हैं, लेकिन आप टाइम पर पहुंच जाएं। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में उपस्थित ना हों, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपने गलती से 2 फॉर्म भर दिए, आपके 2 एडमिट कार्ड हैं, तो 2 बार आपको नहीं जाना एग्जाम देने, एक ही बार जाना है। तो 2 बार अगर कोई गया तो समझ लीजिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है। अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता विशुद्ध रूप से अनंतम है। यह सलाह दी जाती है कि अभ्यर्थी स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी पात्रता शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। जैसे जब हमने फॉर्म भरा, मान लीजिए मेरी हाइट लगभग 67-68 है, लेकिन इसमें 170 मांगी जाती है, मैं फॉर्म भर दूं क्योंकि जब मैंने खुद से फॉर्म भरा है या कैफे वाले से फॉर्म भरवाया है तो उसे तो कोई मतलब नहीं है ना इन चीज़ों से। मैं बाद में दौड़ भी पास कर लूँ, एग्जाम पास कर लूँ, फिर कहूँ कि मुझे आप नौकरी दीजिए, तो मेडिकल में बाहर कर देंगे कि आपकी हाइट है ही नहीं, और इसके आधार पर मैं दावा भी नहीं कर सकता। तो वो यही समझा रहे हैं कि आप इस बात की भली भांति पुष्टि कर लें कि सभी मापदंडों पर आप उचित हैं, सटीक हैं और ठीक है। अगर कहीं भी कोई कमी निकलती है तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। परीक्षा लैब में निषिद्ध वस्तुएं जैसे घड़ी, किताबें, पेन, पेपर, चिट, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन, बटन होल, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाने की सख्त मनाही है। यदि परीक्षा लैब में किसी अभ्यर्थी के पास कोई वस्तु पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। मौजूदा नियमों के अनुसार वह भविष्य में आयोग की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आप कोई भी प्रतिबंधित चीज लेकर जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आप सिंपल पेन भी नहीं ले जा सकते हैं। ध्यान रखें, कई बार परीक्षा में क्या होता है कि पेन हमको ले जाना होता है ऑनलाइन परीक्षा में। जैसे एमपी की जो पीईबी परीक्षा कंडक्ट कराती है उसमें आपको पेन लेकर जाना होता है, लेकिन जो रेलवे एसएससी परीक्षा होती है उनमें पेन वो स्वयं देते हैं लैब में। तो इस वजह से अगर आप यहां लेकर जाएंगे तो आपकी पेन वो फेंक देंगे, और अगर एमपी पीईबी की परीक्षा में पेन लेकर नहीं जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि फिर दूसरा कोई देता भी नहीं है भाई, कंपटीशन का जमाना है। तो ध्यान रखें, यहाँ आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, ना रूमाल लेकर जाना है, ना आपको पेन पेंसिल कुछ भी लेकर जाना है, घड़ी पहन के जाना है। इस बात का आप भली भांति ध्यान रखें। अभ्यर्थियों की नोज पेन, कंगन, झुमके, चार्म्स, कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को पहनने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धर्म रीति रिवाजों के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। तो जो प्रतिबंधित चीजें जैसे कड़ा पहनता है कोई, या कानों के झुमके हैं, गले में चेन है, ये सब चीजें आपको इनको पहनने से बचना चाहिए। मतलब मेरा मतलब ये है कि वहां पर नहीं जाना चाहिए इनको पहनकर, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी चीज मिलती है बाहर फेंक देंगे, फिर आप कहेंगे हमारी कीमती चीज थी, तो इसके लिए आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसके अलावा किसी का कोई विशेष धार्मिक पोशाक है तो उसकी विशेष रूप से तलाशी भी ली जाएगी, जिसमें अतिरिक्त समय भी लग सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुएं न लाएं। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं तो उन्हें ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। आयोग ऐसी किसी भी वस्तु की अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। भाई साहब ये तो बिल्कुल ही खारिज बात कह दी आपने, बिल्कुल गलत बात कह दी। यहाँ से हम 200-300 किलोमीटर दूर अगर एग्जाम देने जाएंगे तो बैग तो लेकर ही जाना पड़ेगा, उसमें उड़ने का सामान होगा, कहीं बिछाएं तो बैठने के लिए बिछाने का सामान भी होगा। फोन तो हर किसी के पास रहता है 15-20 हज़ार रुपए का, बिना फोन के तो न ट्रेन देख पाएंगे, न मैप पर रास्ता देख पाएंगे। हालांकि बोर्ड ने यह कहा है कि
बोर्ड की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, फिर भी आमतौर पर जमा हो जाते हैं। कई स्कूल या संस्थान ऐसे भी होते हैं जो जमा नहीं कराते, वो कहते भाई रोड पर फेंक दो, हमने तो पहले कह दिया था कि लेकर नहीं आना है। 99% संस्थान ऐसे होते हैं जहां पर बैग जमा करने की व्यवस्था होती है, क्योंकि बिना बैग के स्टूडेंट जा ही नहीं सकता ना। रफ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा लैब में दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। रफ कार्य के लिए पेन भी दिया जाएगा और पेपर भी दिया जाएगा। सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी के अधीन हैं, परीक्षा में वीडियो कॉपी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यर्थियों को दी गई कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी टाइमर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों की जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी उसमें जब परीक्षा चल रही होगी तो उसमें टाइमर चलता रहेगा, उसमें टाइमर जो है वो चलता रहेगा, ताकि आप इससे समझ पाएं कि आपकी परीक्षा के लिए कितना समय और बचा हुआ है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग ना करें और परीक्षा शुरू होने पर इसकी पूरी अवधि के दौरान एक दूसरे से बात नहीं करेंगे भाई साहब। और बताओ कौन बात करता है, अब 1 घंटे का तो समय है। अभ्यर्थियों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रवेश पत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, प्रमाणन, वक्तव्य और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करना चाहिए। हाँ जी, फिंगरप्रिंट लगेगा आपका अंगूठे का, थंब प्रिंट, और आपको साइन करने होंगे तथा अपनी राइटिंग में कुछ उसमें लिखना भी होगा। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता है या परीक्षा स्थल पर गड़बड़ी करता है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। इस प्रकार का अभ्यर्थी आयोग की भावी परीक्षाओं से वंचित होने के लिए भी उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ कानूनी या आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो ध्यान रखें, परीक्षा हॉल में आप व्यवधान उत्पन्न ना करें, नहीं तो आपकी जिंदगी झंड कर दी जाएगी, ना तो आप आयोग की कोई परीक्षा दे पाएंगे और कानूनी कार्रवाई हो जाएगी सो अलग। एक बार FIR दर्ज हो गई फिर लगाते रहना चक्कर, नौकरी की उम्मीद ही छोड़ देना फिर तो। अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण या किसी अन्य कारण से परीक्षा निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है या बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो आयोग उक्त मामले में उचित कार्रवाई करेगा व निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। मान लीजिए जैसे देखिए कंप्यूटर है, कई बार खराब हो जाती है, कोई अन्य तकनीकी समस्या आ जाती है, तो कोशिश करते हैं कि सुधर जाए। और मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन बोर्ड का ऐसा मानना है कि फिर अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ तो जो सेंटर निर्णय लेगा वही अंतिम निर्णय होगा। हालांकि मुद्दे की बात यह है कि ऐसा कोई समस्या होती नहीं है, कंप्यूटर बंद हो जाए वो दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन कर देते हैं, टाइम वहीं से शुरू होता है, टाइम भी आपका बर्बाद नहीं हो सकता। तो इस बात को लेकर चिंतित ना हो। और हर लैब में एक दो कंप्यूटर तो खराब होते ही रहते हैं, सालों पुरानी है, कौन मेंटेनेंस कर रहा उनका। अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि यदि किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान जैसे गंभीर मामूली तकनीकी बाधा या सर्वर की धीमी गति, सर्वर का संपर्क न रहना आदि होने की स्थिति में उनके परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी जिसके वे हकदार हैं। जी भाई, तो यदि सर्वर की समस्या है या कोई अन्य समस्या है तो आपका परीक्षा में समय में कोई समस्या नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें परीक्षा के दौरान कोई अनियमितता दिखाई देती है तो वे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आयोग की इसकी सूचना दें। ऐसे अभ्यर्थियों को पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भाई साहब, अगर आपको लगे कि ये तो घोटाला चल रहा है या गड़बड़ी चल रही है तो आप SSC के जो कार्यालय में, क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, तो कोई डरने की भी बात नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के बाद निकास सत्यापन आयोजित किया जाएगा। निकास सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को बायोमेट्रिक डेटा, फोटो और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आदि एकत्र किया जाएगा। जब आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद फिर से बायोमेट्रिक होगा, आपका लेफ्ट थंब लगेगा, आपकी फोटो निकलेगी। तो आप ऐसा ना करें कि भाई आपने एग्जाम सबमिट कर दिया, आपका एग्जाम मतलब सफल हो गया, नहीं, आपको फिर से बायोमेट्रिक कराना होगा, तभी आपकी जो है एंट्री पूर्ण मानी जाएगी। उसके बाद ही बाहर जाने की अनुमति होगी, उसके पहले बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कुछ अन्य कोविड से संबंधित भी निर्देश उन्होंने निकाले हैं, तो एक बार उनको भी समझ लेते हैं कि उनमें हमें क्या सावधानियां रखनी है। कर्मचारी चयन आयोग अपनी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन के दौरान अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करेगा। परीक्षकों और परीक्षार्थियों
की सुरक्षा में समझौता किए बिना परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आयोग द्वारा उचित एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों को अपने हित में सामाजिक दूरी और स्वच्छता के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सामाजिक दूरी मानदंडों और निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करने पर दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। निर्देश क्या क्या है? कोविड-19 महामारी के आलोक में अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश द्वारा अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए गेट बंद होने के समय में से पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचे। देखिए, भीड़ से बचने के लिए जरूरी है कि आप पहले समय से पहुंच जाएं तो थोड़ा बेहतर होगा। परीक्षा स्थल पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें और 2 अभ्यर्थियों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अभ्यर्थियों के रोल नंबर और लैब नंबर की मैपिंग परीक्षा स्थल के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाएगी, लेकिन प्रवेश प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रमाण सत्यापन के बाद प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाएगी। देखिए, आपके रोल नंबर की आपको किस लैब में बैठना है, कौन सी सीट नंबर पर बैठना है, ये बाहर नहीं चिपकाया जाएगा। कई परीक्षा में होता है ऐसा कि बाहर बता देते हैं आपको कहाँ बैठना है, लेकिन ये कब बताया जाएगा आपको? जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे तुरंत कह देंगे फलानी लैब है आपकी और फलानी सीट नंबर है। प्रवेश द्वारा और परीक्षा स्थल के अंदर भी हाथ स्वच्छ करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों को अपने हाथों को साफ करना होगा। दस्तावेज सत्यापन डेस्क पर प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र की फ्लैशिंग द्वारा अभ्यर्थी का संपर्क रहित सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को बॉल पेन और रफ शीट प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों की सीटों पर रफ शीट और एक बॉल पेन रखा जाएगा। अभ्यर्थियों को मांगने पर एक अतिरिक्त रफ शीट भी प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को लैब में उपलब्ध कराया गया ड्रॉप बॉक्स में रफ शीट डालनी होगी। तो देखिए, आपकी सीट पर एक रफ शीट रख दी जाएगी रफ कार्य के लिए और एक पेन रख दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो आप रफ शीट और भी मांग सकते हैं, लेकिन बाद में आपको डस्टबिन में डालनी होगी खुद ही। ठीक है भाई साहब। बुखार, खांसी आदि लक्षण वाले उम्मीदवारों को अलग आइसोलेट बैठने की व्यवस्था में परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि किसी को बुखार या खांसी संबंधित कोई जुकाम वगैरह ऐसी चीजें हैं तो उनको अलग बैठने की व्यवस्था करी जाएगी। ये सामान्य से महत्वपूर्ण निर्देश थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी निर्देशों का भली भांति पालन करेंगे और भविष्य में आपकी परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।